नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हिमानी, मुस्कान, राजशेखर, थैंक यू आप सभी को। पूनम, इमराना, कस्तूरी, साक्षी, तान्हा, भानु, मंझुन, बढ़िया। वॉइस ठीक है। क्या दिक्कत है? टेलीग्राम पे क्लास का लिंक शेयर किया मैंने आज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चैनल पे नहीं किया, ग्रुप में डाल दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कर देते हैं अभी उसको। टेलीग्राम पे डाल दिया है। हाँ, तो करेंगे क्या, हमने जो इलेक्शन कमीशन है उसको हमने कवर किया था पिछले क्लासेस में, 2 क्लासेस में, और मुझे क्वेश्चंस करवाने थे इलेक्शन कमीशन के, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, जो क्वेश्चंस है कुछ देर उसको कर लेते हैं अभी, फिर उसके बाद जो आगे जो बातें हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आएंगे, आप सब जुड़ेंगे धीरे धीरे। चलो, जो पहला सवाल है उसको देखेंगे आप। सवाल कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसमें होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 छोटे भाई इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। सवाल पूछ रहा है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर का सैलरी इक्वल होता है क्या? देखो सब लोग आ गए। क्या दोनों को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है? अगर उनके ओपिनियन में कोई डिफरेंस हो तो क्या चीफ जो कमिश्नर है उसका व्यू प्रिवेल करता है, क्या उसकी बातें चलती हैं? ध्यान से बताइएगा 1, 2 और 3 में से कौन सी बातें सही हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कमिश्नर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। फटाफट आप लोग जुड़ के जाइए। जो लोग आए हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो लोग नहीं आए हैं उनको कैसे कहें जुड़ जाइए। समस्या है बहुत गंभीर। वॉइस नहीं आ रही, एक बार ऐप, जब वॉइस नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूं उनको। ऐप बंद करके ओपन करो। मजबूरी है कुछ, कई सारी चीज़ें, समझ रहे बात है ना। बढ़िया। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आ गई। कहाँ चली जा रही थी? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला है वो सही है। राहुल, ऐश्वर्या, शंकी, सुमन, अनुपमा, साक्षी, अमन, तान्हा, पूनम, कस्तूरी, देखो दोनों को बराबर तनख्वाह मिलता है, ये बात तो पहला सही है, दोनों को वेतन इक्वल मिलता है। जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ये केवल और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो केवल और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्राप्त है। इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। बढ़िया। इसीलिए तो मैंने रिकमेंडेशन दिया था उसमें, कल मैंने लिखवाया था ना कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है इसको भी देना चाहिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि
जो आपका सबसे सीनियर मोस्ट कमिश्नर होगा वो अपने आप सीईसी बन जाएगा, और जो आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे इनको रिमूव करने का तरीका भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा ही कर दो। ये नहीं कि चीफ बाबा ने कहा और प्रेसिडेंट ने हटा दिया, ना ना, ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरा गलत है। क्या किया, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। तीसरा मैंने बताया था कि चीफ कमिश्नर का नहीं प्रिवेल करता, जो मेजॉरिटी व्यू है वो चलता है। मतलब वोटिंग होती है, 3 में से जिसका पाला ज़्यादा में आया वो चलेगा। तो आपका तीसरा गलत हो गया। क्या है आंसर? ए, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बढ़िया, ठीक है। चलो अगला सवाल जो है वो देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या ये 5 मेंबर बॉडी है? क्या गृह मंत्रालय डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन? तीसरा, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट जो संबंधित होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट से और मर्जर से। आपको पता है ना कि जो स्प्लिट है और मर्जर है उससे संबंधित प्रोविजन आपके एंटी डिफेक्शन एक्ट में भी हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा कौन सी बातें यहां पर सही हैं। सोच के, गलती मत करना। अनु थैंक यू, अभी आया नोटिफिकेशन। मनीषा थैंक यू। ठीक है, क्यों पढ़ाने के बाद कैसे गलती हो रही? जिन्होंने ए मारा है वो तो माफी के लायक नहीं है। खाली आधे लोगों ने जवाब दिया है सही, क्या बात हो गई? हाँ, मुझे सारे मैसेजेस दिखते हैं। ठीक है, हाँ। तो जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सबसे पहली बात वो 5 सदस्यीय है क्या? नहीं, 3 है ना। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर। बस आपका पहला सन्नाटा हो गया, तो आपने पहला काट दिया होगा देखते ही। दूसरा, मैंने बताया था कि इलेक्शन का शेड्यूल और डेट इलेक्शन कमीशन निकालता है। कल किसी ने सवाल पूछा भी था कि सर शेड्यूल और डेट में क्या अंतर है ना, याद है? तो गृह मंत्रालय जो है वो नहीं निकालता है। बढ़िया, जैसे ही शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, शेड्यूल अनाउंस करने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाता है। क्लियर है बात? जैसे ही हमने शेड्यूल अनाउंस किया वैसे ही कोड फोर्स में आ गया। तो गृह मंत्रालय तो नहीं है, हाँ, इलेक्शन कमीशन ही है जो सुधारता है, जो डिसाइड करता है उन डिस्प्यूट को जो पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट से और मर्जर से संबंधित हैं। वही पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का काम भी कौन करता है? कमीशन ही करता है ना? तो कमीशन करता क्या है? ध्यान से, इलेक्शन कमीशन करता क्या है? लिख लो इसको, डिसाइड्स डिस्प्यूट्स
रिलेटेड टू स्प्लिट या मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, यही है जो शेड्यूल्स, डेट्स अनाउंस करता है। बढ़िया सर जी, डबल डबल वॉइस आ रही है। एक बार ऐप बंद करके दोबारा देखो, क्या कहें, ऐसे आना तो नहीं चाहिए, इधर से सब ठीक है। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या आंसर हो गया आपका? आंसर आपका हो गया डी, 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 3 ओनली है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी बात गलत है, गलत है इलेक्शन कमीशन के बारे में? क्या ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है? आपको जो मैंने नोट्स लिखवाया है उससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। नहीं भरोसा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, चाहे वो पिछले सालों के, चाहे वो जो टेस्ट सीरीज होते हैं आजकल के, सभी आपके सवाल हो जाएंगे। क्या कमीशन रिस्पॉन्सिबल है जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, इन सब का करवाने के लिए? आर्टिकल 324 जो है वो डील करता है इलेक्शन कमीशन से। क्या ये एक अखिल भारतीय संस्था है? क्या ये एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है? एकदम आसान सवाल है, गलती करोगे माफी नहीं है इसमें, ध्यान से। ठीक है, डॉक्टर मंजरी शर्मा, आपको मैं काफ़ी दिन बाद देख रहा हूँ। काफ़ी मतलब काफ़ी दिन। हाँ देखते हैं क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाने दो। विकास चौधरी आपका भी जवाब देंगे, टेंशन की बात नहीं है, सब होगा। हाँ, आज फिर से गेयर है, गेयर दनादन बदलना है और सारे काम करने हैं। पब्लिश तो कर दें लेसन, ठीक है। गलती हो गई सर, म्युनिसिपल पर ध्यान नहीं दिया। शाबाश। ऐश्वर्या, राहुल, सुमन, अमन, अनुपमा, साक्षी, कस्तूरी, निवेदिता, इमराना, भानु, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपको पता है, आपको क्या पता है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव कराता है किसके लिए? संसद के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए। जो पंचायत हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और ये बनाया गया था 73rd 74th जो अमेंडमेंट है ना, उनके जरिए। ठीक है, तो आपका यहां पर म्युनिसिपल है जो गलत करवा दिया पूरा लाइन। बी आपका सही आंसर है, बी लाइन गलत है मगर आंसर तो सही है। समझ के बाद, क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट पूछ रहा था। ये परमानेंट बॉडी है, कमीशन कभी विलय नहीं होता, इंडिपेंडेंट है, बढ़िया बात। 324 नंबर आर्टिकल भी है, अखिल भारतीय संस्था है। बी आपका सही जवाब है, बढ़िया। चलिए
अगला जो सवाल है वो देखते हैं, इनमें से कौन सा काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इनमें से कौन सा काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। सर इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, प्लीज हेल्प, देखते हैं उसको। बढ़िया, चलो सही जवाब दिया है राहुल। टॉप में है राहुल, सुमन, अमन, साक्षी, निवेदिता, ऐश्वर्या, दीपशिखा, अनुपमा, भानु, तानहा। जो निवेदिता है इनका कमेंट आपको दिखता होगा सबको, ये प्लस के स्टूडेंट हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कौन सा काम नहीं है ये पूछ रहा है। लोकसभा एकदम है। संसद मतलब क्या? लोकसभा राज्यसभा दोनों, क्या समझे? स्टेट मतलब क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों। समझ गए बात? आगे आ जाओ। अर्चना का भी है, हाँ ठीक है। असेंबली हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सब के इलेक्शन करवाएगा। पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देगा, उसको वो रजिस्टर भी करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए जो लोग नए हैं वो फट से लिख लेंगे। क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज, रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। मगर यहां पर एक संकट है, इलेक्शन कमीशन के पास डज नॉट have the power to what? Deregister a political party। समझ गए बात? एक बार मान्यता दे दिया मतलब एक बार रजिस्टर कर लिया तो कर लिया, इसको हटा नहीं सकते, चाहे कितना भी गंभीर काम क्यों न किया हो, चाहे कितना भी गंभीर काम क्यों न किया हो। बढ़िया। डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ एमपी बाय यूजिंग इट्स डिस्क्रेशनरी पावर, ये काम प्रेसिडेंट का होता है। जो प्रेसिडेंट है वो देता है अप्रूवल, राष्ट्रपति अप्रूवल देता है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, तब जाकर के एक एमपी डिस्क्वालीफाई होता है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो आपका सी जो है वो गलत हो गया, ये काम नहीं है उसका। गवर्नर को एडवाइस करता है उन मुद्दों पर जो डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित है, किससे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। मैंने कल लिखवाया था, इसको लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा कब? अगर मुद्दा होगा पार्लियामेंट के मेंबर का। गवर्नर को देगा रिकमेंडेशन कब? जब मुद्दा होगा राज्य के लेजिस्लेचर का। सब लिखवाया हुआ है कॉपी में, पन्ना पलट के देखिए। ठीक है ना, एक एक बातें आपकी लिखवाई हुई हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो बाकी जो कई सारे क्वेश्चन और हैं हम करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका यूपीएससी के बारे में। ठीक है, विकास का कहना है सर 2022 में एग्ज़ाम देना है, डेली टारगेट आज से शुरू किया है, विजन शुरू किया है, क्या पढ़ना है क्या? विजन अभी से ही पढ़ना है क्या? हाँ, अभी से क्या, आपको 2022 में देना है ना एग्ज़ाम, तो आप शुरू करना। हाँ, दिसंबर में मैंने विजन पढ़ते रहो। द हिंदू आप शुरू करना जनवरी 2021 से। जो 2022 में देने वाले हैं एग्ज़ाम वो द हिंदू पढ़ना शुरू करेंगे जनवरी 2021 से। अभी से मत पढ़िए, फ़ायदा नहीं है, करंट अफेयर है, सब बदल जाता है। हाँ, जो मंथली मैगजीन है वो आप पढ़ सकते हैं अभी से, क्योंकि वो सब इशू वाइज होता है। वो सब क्या होता है? वो सब इशू वाइज होता है
और ये जो इशू होते हैं वो चलते रहते हैं। 5 साल पुराना इशू आज तक चल रहा है, आगे भी चलेगा। ठीक है, बढ़िया। एक क्वेश्चन है बाहुबली का। क्या क्वेश्चन है बाहुबली? सर इस साल अटेम्प्ट छोड़ दें क्या? नहीं, कुछ भी हो जाए अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। समझ गए बात? कुछ भी हो जाए अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। समझ गए? थैंक यू बाहुबली। चलिए, आंसर पहले से ही पता था, पता तो होगा ही आंसर। हाँ चलो, अब करते क्या है, फटाक से अपना जो आगे का काम है वो शुरू करते हैं। हाँ, अभी शुरू करना है यूपीएससी के बारे में। जो कॉपीज हैं वो सभी आप लोग निकाल लीजिएगा, और लक्ष्मीकांत आपका सारा जो नोट्स है ना वो बन जाएगा आपको। हाँ, ये जो नोट्स हम लिखवाने जा रहे हैं वो केवल लक्ष्मी की नहीं होगी, डीडी बासु वगैरह की होगी, और करंट के टॉपिक हम सब इसमें इशू डिस्कस करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, सारी बातें यहाँ पर मेरे बारे में लिखी गई हैं। 7 तारीख से हमारा जो बैच है वो शुरू हो रहा है करंट अफेयर का, मतलब परसों से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स का और मेंस का सारा करंट अफेयर का टॉपिक हम लोग पूरा करते हैं। ये बैच उनके लिए जो देने वाले हैं एग्जाम 2021 में, 2022 में, ये कोर्स मेनली इनके लिए है। क्लियर है? तो यहाँ पर सबका जो नोट्स है वो बनवाते चलते हैं, आपको कुछ और नहीं करना होता। जो पढ़ाता जाता है वो सो पढ़ते जाइए। आपको जैसे क्वेश्चंस डील करना सिखाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप डील करते रहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। SN लाइव रेफरल कोड है। चलो, सबसे पहली बात जो आपका है यूपीएससी के बारे में वो क्या है? संवैधानिक बॉडी है संघ लोक सेवा आयोग। लिखना जरा। एडमिट कार्ड भी आ गया है। अच्छा, ये किस तरह की बॉडी है? ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर है बात? ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब ये संवैधानिक बॉडी है तो इसका आर्टिकल कौन सा है जी? इसका आर्टिकल कौन सा है? 315। आर्टिकल आपका है 315। 43 नंबर जो चैप्टर है उसमें आपका यूपीएससी शायद कवर किया गया। 43 में ही है ना? हाँ, 43 में कवर किया गया है। आर्टिकल 315 से 323 जो है वो डील करता है यूपीएससी से। लक्ष्मीकांत में यूपीएससी का जो कंपोजिशन है, रिमूवल है, इंडिपेंडेंस है और फंक्शन है, लिमिटेशन और रोल, ये डिस्कस किया गया है। बस 2 पेज का ये टॉपिक है। हाँ, दनादन लिखते जाइएगा। पहले पढ़ते हैं इसका हम लोग कंपोजिशन। ठीक है, इसमें एक तो होगा चेयरमैन और कुछ लोग होंगे इसके मेंबर्स। ये सारे के सारे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, एक चेयरमैन, बाकी मेंबर्स सभी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, सभी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर है? यूजुअली इसमें 9 से 11 मेंबर होते हैं, 9 से 11 सदस्य होते हैं। सर
ये 9 से 11 क्या फिक्स नहीं है क्या? जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में 3 होते हैं, क्या यहाँ पर फिक्स? आपको पता है ना कि इलेक्शन कमीशन में नंबर ऑफ कमिश्नर की संख्या कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन में जो नंबर ऑफ कमिश्नर की संख्या कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। सेम यहां पर भी है, सेम यहां पर भी है, एकदम सेम यहां पर भी है। संविधान में यूपीएससी का स्ट्रेंथ डिसाइडेड नहीं है। जिस तरह से कमीशन में नहीं है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ। क्लियर बात है? इन्होंने स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं किया है। बढ़िया। मुद्दा जो है वो उन्होंने राष्ट्रपति के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, मैटर फेल्ट नहीं, लेफ्ट फॉर प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को यह शक्ति दी गई तो प्रेसिडेंट ही है जो डिटरमाइन करता है कंपोजिशन। दिल्ली के जो पुलिस चीफ थे पहले रिटायर हो गए और फिर उनको यूपीएससी में अपॉइंट किया गया। नाम याद है? अभी इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी में। ठीक है, वो जो पुलिस चीफ थे वो पार्टी इन पावर उसके थोड़े ज़्यादा करीब थे, तो लॉयल्टी का जो फायदा है वो मिला। क्या मिला? जो पार्टी भक्ति है, जो पार्टी की जो लॉयल्टी है, उसका फायदा उनको मिला। क्लियर है बात? क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही इसका कंपोजिशन तय करता है, इसीलिए संवैधानिक बॉडी होने के बावजूद ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि यूपीएससी जब रिक्रूटमेंट करता है तो वो रिकमेंडेशन देता है। क्या करता है? रिकमेंडेशन देता है। टॉपर का जब आप मार्कशीट देखेंगे तो नीचे रिकमेंडेड लिखा हुआ होता है। समझ गए? क्या लिखा हुआ होता है? मार्कशीट के नीचे रिकमेंडेड लिखा हुआ होता है। सर, यूपीएससी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया कि इनको अपॉइंट किया जाए। मान लो कि अनुपमा को अपॉइंट किया जाए एज एन आईएएस ऑफिसर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन माना ही नहीं तो क्या करेंगे सर? बाइंडिंग तो है नहीं यूपीएससी का रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन का बाइंडिंग नहीं है यूपीएससी का, तो छोड़ ही दो, ये तो जहर खा लेगी फिर। नहीं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। पहली बात, ये नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन मानता ही मानता है। अगर नहीं माना तो उनको कारण बताते हुए पार्लियामेंट को बताना पड़ता, संसद को बताना पड़ेगा कि हमने इनको क्यों नहीं अपॉइंट किया। समझ गए बात? गवर्नमेंट नहीं करता ऐसा काम, वो सब रिकमेंडेशन मान लेता है। तो निश्चिंत रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन होगा तो अपॉइंटमेंट होगा। हाँ, कभी कभी नहीं भी करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने फाइल कर दिया है एप्लीकेशन एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और आप ईडब्ल्यूएस हैं ही नहीं, या फिर आपने फाइल कर दिया है ओबीसी के जैसे अपना अपना जो एप्लीकेशन, और आपके पिता गवर्नमेंट में अधिकारी हैं बड़े, तो क्या आप ओबीसी में आएंगे? नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट नहीं किया जाता, उनका रिकमेंडेशन दरकिनार कर दिया जाता है। आप सुनते होंगे कई बार, मतलब हर साल केस आता ही आता है। ठीक है, हाँ, एसएसबी में भी रिकमेंडेशन ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब जो बातें हैं वो हैं।
क्लियर है? तो ये हो गया आपका कंपोजिशन का मुद्दा। आगे आ जाओ क्वालिफिकेशन का मुद्दा। इलेक्शन कमीशन के बाद मुझे यूपीएससी पढ़ाने का एक पर्पज़ ये भी है कि दोनों में काफ़ी सारे रिकमेंडेशन, काफ़ी सारे सिमिलरिटी हैं। इलेक्शन कमिश्नर का कोई क्वालिफिकेशन बताया गया था क्या? हाँ, इसके बाद वाली क्लास भी यहीं पे होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो कहा कि ससुर तुमने ना क्वालिफिकेशन बताया है, ना तुमने प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट का तुमने वो भी नहीं बताया है, तुम कर क्या रहे हो? सेम बात यहां पर भी है। ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। क्लियर बात है? 10 मिनट का ब्रेक, तुमको 40 मिनट का ब्रेक दिया था मैंने, प्लस क्लास और इस क्लास के बीच में। ठीक है, अच्छा अभी नहीं, उस क्लास के बाद। तो आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है, बस ये कहा गया है कि आधे जो मेंबर होंगे वो ऑफिस हेल्ड कर चुके होंगे 10 साल या उससे ज़्यादा। ठीक है, उन्होंने बस ये कहा है कि जो मेंबर में एक खास बात ये होगी कि आधे मेंबर, आधे हाफ ऑफ मेंबर्स, ठीक है, दे शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर। ऑफिस किसके अंतर्गत? केंद्र या राज्य, किसी के भी क्या अंतर्गत आप ऑफिस हेल्ड कीजिए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, संविधान जो है वो प्रेसिडेंट को देता है पावर उनका कंडीशन ऑफ सर्विस डिटरमाइन करने का। कंडीशन ऑफ सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट। देखो, जो भी टेम्परोरी चीजें होंगी वो आपका संविधान नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कंडीशन ऑफ सर्विस समय के साथ बदल सकता है, तो ये सब बातें संविधान नहीं डिसाइड करेगा। समझ गए बात? सैलरी वगैरह संविधान डिसाइड नहीं करता है, वो जब मोटी मोटी बातें हैं, जो ब्रॉड बातें हैं, वही डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने पढ़ाया था आपको नागरिकता, तो वहाँ पर प्रिसाइज बातें नहीं बताई गई थी कि कैसे नागरिकता मिलेगा, कैसे जाएगा। टेम्पोररी चीज़ें हैं, वो सब बदलती रहती हैं, इसलिए संविधान उससे डील नहीं करता। ठीक है, हाँ, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो कार्यकाल है, कितना 6 साल है, 5 साल है, लिखवाया था कल, 65 साल तो है ही, है ना? तो यहाँ पर इनका भी 6 साल ही है, इसीलिए पैरेलली पढ़ा रहे हैं। इनका भी 6 साल का ही कार्यकाल है, दोनों का कार्यकाल 6 साल का ही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में एक समस्या और थी कि अगर इलेक्शन कमिश्नर बनता है चीफ, तो जो टर्म बचा हुआ है ना, केवल वही टर्म के लिए बना रहेगा। मान लो कि कमिश्नर के पद पर रहा 4 साल और 2 साल और फिर बना दिया गया उसको चीफ, तो केवल 2 साल तक ही रहेगा वो चीफ। हाँ, ओवरऑल 6 ईयर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे टर्म कितना है सर? अच्छा देखो, ये जो हम बातें डिस्कस करते हैं ना कि 6 साल है, 65 साल है, सुनने में आसान लगता है बहुत, अरे सर कुछ नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी गलत कर देते हैं इन सब सवालों में, जो कि गलत नहीं करना है। समझ गए बात? तो टर्म कितना है?
6 साल या 65 साल। क्लियर है? किनका मेंबर्स का, मतलब कि चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो अदर मेंबर हो, दोनों का 6 साल और 65 साल ही होगा। ठीक है। इस्तीफा किसे देंगे? रिजिग्नेशन, ठीक है, किसको देंगे? किसको? राष्ट्रपति को। इलेक्शन कमीशन किसको देता था इस्तीफा? मैंने सबका लिखवाया है, प्रधानमंत्री को, है ना? नहीं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये भी इस्तीफा अपना प्रेसिडेंट को ही देंगे। क्लियर है? मतलब कि ये अपना पद अपने समय से पहले त्याग कर सकते हैं और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। रिमूवल कैसे सर? सेम। ठीक है, किसके द्वारा? एक ही आदमी खाली बैठा है, काम धाम है नहीं उसको। ठीक है, राष्ट्रपति। क्लियर है? अच्छा, जो प्रोसीजर है लिखा हुआ है संविधान में, संविधान में लिखा हुआ है प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर के आधार पर उनको हटाया जाएगा। क्लियर बात है? प्रोसीजर क्या है जी? रिमूवल पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले ग्राउंड क्या है, कौन से ग्राउंड पर ये हटाए जाएंगे? ठीक है, इलेक्शन कमीशन में कितने ग्राउंड थे? इलेक्शन कमिश्नर को, मतलब चीफ वाले को, जब मैं कमिश्नर कहता हूं तो चीफ मान के चलना, समझ गए ना? क्योंकि जो छोटे छोटे 2 भाई हैं उनका कोई औकात नहीं है, चीफ रिकमांड कर देगा तो प्रेसिडेंट उसको हटा देगा। समझ रहे बात? इलेक्शन कमीशन में जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इन्हीं को हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे। जो बाकी 2 गो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको प्रेसिडेंट हटा देगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड कर देगा। समझ गए बात? केवल तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज वाला जो मुद्दा था ना, केवल 2 ही तो ग्राउंड है। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी, है ना? बार बार मेंशन क्यों कर रहे हैं कमीशन? ताकि भूलें ना। ठीक है, तो यहां पर ग्राउंड क्या है? ग्राउंड यहां पर 2 नहीं है। ग्राउंड है कि वो दिवालिया ना हो जाए, अगर वो एक इंसॉल्वेंट है। बिल्कुल सही, अरे वाह। दिवालिया देख लेना कैसे लिखा था दिवालिया। ठीक है, बैंकरप्ट लिख लो, बैंकरप्ट। दूसरा क्या है? अगर वो किसी दूसरे जगह पर एम्प्लॉयमेंट में लिप्त है, दुराचारी कहीं का, इफ ही is engaged in, ठीक है, एनी पेड एम्प्लॉयमेंट outside the duty of his office। ठीक है, हाँ, आउटसाइड द
ड्यूटी ऑफिस ऑफिस। बढ़िया। अगर वो अनफिट हो जाता है, तीसरा क्या है, अनफिट, पेट बाहर आ गया, टेबल और कुर्सी के बीच में अटक जा रहा है तो समस्या हो जाएगी फिर, तो उस केस में वो नहीं रह पाएगा इलेक्शन, ये यूपीएससी का मेंबर। और क्या, यही तो बोल रहा है अनफिट, और क्या बोल रहा है कि नहीं? एक गंभीर समस्या है यार। जैसे मान लो कोई साइन करने का नहीं बनेगा ना, लिखने का नहीं बनेगा। मान लो कि यहाँ पर पेट निकला हुआ होता, यहाँ टेबल है, तो यूं हाथ करके लिखना पड़ता है ना। समस्या हो जाती है। मोटापा तब होता है जब आपको अपने पैर का अंगूठा दिखना बंद हो जाए। समझ गए? अगर नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है तब तक सही है, खाते पीते रहिए। अगर नीचे देखो और अंगूठा ना दिखे समझ गए? या फिर आप पेट का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे काम के लिए। फॉर एग्जांपल, यूं बैठ जाओ, ऐसे बैठ गया करके, यहाँ पर आप मैगी रख लिए, मैगी रख के खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास है कि नहीं? इससे अच्छा क्या चाहिए, है ना? बढ़िया। या फिर मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न यहाँ उठाया, खा रहे हैं, पॉपकॉर्न गिरेगा तो कहाँ जाएगा? पहाड़ पर ही रहेगा, है कि नहीं? टेबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस, मतलब कि वो शरीर से और दिमाग से अनफिट है। बढ़िया। समझ गए बात? हाँ, फायदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, अगर आपको सुस्ती आती है, अगर आप थोड़ा सा आलसी महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा शरीर को जोड़ दीजिए, मतलब थोड़ा सा दौड़ लीजिए, रस्सी कूद लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, हल्का हल्का फील होगा और पढ़ाई में मन लगेगा आपको। ठीक है, तो ये काम कीजिएगा। ये बालक बालिकाओं दोनों के लिए है एडवाइस। ठीक है, क्योंकि केवल बालक ही नहीं खाते। समझ गए बात? चलो आगे लिखो। चलिए, थक के और नींद नहीं आएगा? नहीं, थक के और नींद नहीं आएगा। आप पड़े रहेंगे तो नींद ज़्यादा आएगा, हमको पता है। समझ गए? चलिए बढ़िया, आगे लिखो। जो मेन मुद्दा था मिसबिहेवियर वाला, वो भी है। यहां पर 3 लिखा ना, मिसबिहेवियर वाला मुद्दा है। मिसबिहेवियर वाला जो ग्राउंड है वो भी है। इस मुद्दे पर भी प्रेसिडेंट हटा सकता है यूपीएससी के मेंबर को, मगर इसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, प्रेसिडेंट मैटर रिफर करेगा सुप्रीम कोर्ट को। प्रेसिडेंट, पीआर से प्रेसिडेंट, खाली पी लिखा है तो पार्लियामेंट। ठीक है, समझ के आगे बात? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करेगा, ठीक है, और अपहोल्ड द रिमूवल। क्लियर बात है? अपहोल्ड द रिमूवल एंड एडवाइसेस टू डू सो। बोलेगा कि हाँ ठीक है, सही में पेट बड़ा हो गया है, फंस रहा है टेबल के बीच में, हटा दिया जाए। बढ़िया। तो क्या करेगा?
इसके बाद प्रेसिडेंट विल रिमूव द मेंबर। बढ़िया, ठीक है। चलो अगला, एक मुद्दा यहां पर और है। जब यहां पर इंक्वायरी चल रही है तो इंक्वायरी के दौरान मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। और ये जो एडवाइस होगा ना चाचा, ये बाइंडिंग होगा, ये बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। समझ गए? ज़्यादातर केस में प्रेसिडेंट मोटे होते हैं, तो मोटे मोटे लोगों को थोड़ा सा वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, सहानुभूति रहता है। आपने एक ऐड देखा होगा, वो एलिवेटर में दो मोटे मोटे लोग रहते हैं खड़े हुए, ठीक है ना। तो उधर से एक बहुत ही अत्यंत सुंदरी कन्या आती है, लिफ्ट में घुसती है, दोनों अपना पेट पिचका लेते हैं, न उसको टोकता है न उसको टोकता है। इज्जत का सवाल है। जैसे ही महिला बाहर गई, फिर से टुम से पेट आ गए, सांस छोड़ी, है ना। ठीक है। हाँ, ये वही वाला गाना बज रहा होता है, राहमे वाला। कौन सा, शायद इम्पीरियल ब्लू ऐसा कुछ उसका वो, ना ना, अरे अर्चना जी को देखो। राज्यसभा का नाम ले रही हैं। नहीं नहीं, वो नाम ले रही थी रॉयल स्टैग का, ये नहीं है, आईबी कहते हैं उसको, समझ गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और कुछ नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, समझ गए। हाँ, क्लियर है। अरे आप लोग को चैट दिखता ना। क्या कर दिया, ब्लू करके कुछ था, हाँ हाँ ये वाला ब्लू है, और ये जो आई है ना वो, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए बात, बाइंडिंग होता है। चलो आगे आ जाओ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है ये टर्म मिसबिहेवियर को। वो कहता है कि चेयरमैन और दूसरा मेंबर मिसबिहेवियर का दोषी पाया जाएगा अगर वो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा निकाला जा रहा है। ठीक है। हाँ, बढ़िया, ठीक है। या फिर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं अभी चेयरमैन हूँ यूपीएससी का और मैंने ठेके में अपना वो दे दिया है, अरे टेंडर दिया है, और कुछ नहीं, ठेके में क्या दोगे, गिलास थोड़े दोगे। चलो आगे, ठेका कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जो टेंडर निकलता है ना। हाँ, जैसा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर EGOM एक ऑफिस है हमारे यहाँ, एक संस्था है, ये करता क्या है कि सारे जो PSUs हैं, सारे PSUs जो हैं, वो सारे जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उनको कुछ खरीदना होता है ना। नहीं, ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस कहते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म में किसको बोलते हैं, ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस कहते हैं उसको। मान लो कि कोल इंडिया को बाय करना है कुछ चीज़ें, तो वो इस पर टेंडर निकाल देगा और आप जा करके यहाँ पर बिडिंग कर सकते हैं कि हम आपको इतने में देंगे, वो इतने रुपए में देगा, ऐसा करके। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो अगला आपका टॉपिक है एक्टिंग चेयरमैन। एक्टिंग चेयरमैन, एक बात आपको मैं कह दूं, अगर आप 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, समझ गए बात, तो आप मॉक टेस्ट अभी से सॉल्व करते रहेंगे
तो आपको अंतिम में बहुत ही आसानी रहेगी, आपका जीवन सुखमय होगा। होता क्या है कि अंतिम आते आते समय बचता नहीं, आपके सारे मॉक टेस्ट रखे रह जाते हैं। और अभी जो मार्केट में मॉक टेस्ट हैं, आप डाउनलोड करके प्रिंट करके आराम से एकदम सहूलियत से लिख सकते हैं। अच्छा, सॉल्व करते वक्त ये मत सोचना कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है। सबसे पहली बात, लिख करके दीवार में चिपका लो। टेस्ट इसलिए नहीं छोड़ना है कि मैंने पढ़ा नहीं है ये सिलेबस। अगर नहीं पढ़ा है फिर भी आप वो टेस्ट देंगे, क्योंकि आप कम से कम 2-3 महीने से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। मोटा मोटी तो आइडिया होगा ही पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। सन्नाटा तो नहीं होगा, है ना। चलो नहीं आता, 100 में 20 क्वेश्चन ही आता है। अटेम्प्ट करना सीखो और उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो पढ़ डालो। और अगर एकदम मन नहीं मान रहा तो जो टेस्ट का सिलेबस है इसको पढ़ लो बस, और टेस्ट दे डालो। जैसे कि मान लो कि टेस्ट 1 जो होता है जनरली पॉलिटी का ही होता है, तो पॉलिटी में जो जो टॉपिक आ रहा है ना टेस्ट में उसको पढ़ डालो। जैसे कि आपका डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, इसे मैंने पढ़ा ही दिया है, तो उठाओ डाउनलोड करो, पेपर दो, क्या दिक्कत है। समझ गए बात। चलो ठीक है, ये काम कीजिएगा, ये बहुत जरूरी काम है। आपका जो एक्टिंग चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाता है। मान लो कि वर्तमान चेयरमैन किसी कारण से अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह पर प्रेसिडेंट किसी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन बना सकता है। ठीक है, किसको बनाएगा? बाहरी को नहीं, मेंबर को ही बनाएगा। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ मेंबर। अच्छा, आपको जो हम कहते हैं कि ये RS, IB, BP, तो ऐसा तो नहीं मतलब इमेज बनता है कि ये आदमी पानी ही पीता रहता है दिन भर, है ना? नहीं, these kind of liquid very injurious for health। बात यह है कि ये मेमोरी पर इम्पैक्ट करता है, और यूपीएससी में मेमोरी बहुत ज़रूरी होती है इसी कारण से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ मेंबर एज एडहॉक चेयरमैन। ठीक है, अगर ऑफिस ऑफ चेयरमैन वैकेंट हो, इफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन वैकेंट हो, ठीक है, VACANT, बढ़िया। और अगर वो चेयरमैन, इफ चेयरमैन अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो सर मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या खाएं? कुछ नहीं खाना है, बस रिवाइज करते रहना है बार बार। ठीक है, चलो क्लास नंबर 2 इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, सभी लोग वापस जुड़ चुके हैं। अमन, रंजीत, कस्तूरी, अनुपमा, उजाला, मुस्कान, नंदिनी, मंजुन, सक्षम, शिल्पा, सुमन, पूनम, आशा, कृष्णा, ऐश्वर्या, लक्ष्मी, कार्तिक, रीमा, चंदन, मनीषा, निवेदिता, इमराना, तानहा, नीलाक्षी, हिमानी, आनंद, राजशेखर, रिपु, अंशुल। चलिए सभी लोग आ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब तक सब लोग जुड़ते हैं तब तक बता दूं जो चीज़ें हैं, कोर्सेज़ हैं उनके बारे में, ताकि बाद में जो समय है वो जाए ना। ये सब बातें हैं मेरे बारे में। 7 तारीख से आपका जो बैच है वो शुरू हो रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के लिए। यहाँ पर आपको जो पूरी तैयारी कराई जाती है करंट अफेयर की, वो यहाँ पर कराया जाता है। SN लाइव आपका रेफरल कोड है, यहाँ पर सारी बातें आपको पहले से पता है, हमने आपको बता रखा है।
एक बात और रहता है यहाँ पर प्लस का और आइकॉनिक का। आइकॉनिक वाले में रहता क्या है कि एक पर्सनल कोच अनाउंस किया जाता है, आपको एलोकेट किया जाता है, जो आपको गाइड करता है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में और आपके जो चीज़ें हैं तैयारी है उसमें। ठीक है, हमने आज जो प्लस की क्लास है उसमें पढ़ाया था हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, ये मैंने आपको कल बताया था। और बच गया है इंडिया रशिया और इंडिया फ्रांस रिलेशन, ये इसको आज ही करने वाले थे, थोड़ा सा तकलीफ हो गया इसमें, इसी कारण क्लास छोटी रखनी पड़ी थी, वरना ये आज ख़त्म हो जाता। ठीक है, और कैसे पढ़ना है मैंने बताया था आपको पहले भी कि जब हम लोग GS2 पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सभी लोग आ गए, बढ़िया। चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जो हमने जहाँ पर रोका था। कहाँ पर रोका था सवाल हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन कर चुके थे, चीफ इलेक्शन कमीशन को सवाल कर चुके थे, ये भी कर चुके थे, कौन सा सही नहीं है ये कर चुके थे, कौन सा काम नहीं है ये भी कर चुके थे। यहाँ पर जो आपका है वो बाकी है, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन इज अ नहीं ये नहीं हुआ था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट, क्या बात सही है। दूसरा, अपॉइंटमेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर का क्या प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड सच अदर कमिश्नर एज प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन सा यहां पर सही है, ध्यान से जवाब दीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, बताना जरा, सोच करके जवाब देना है इसका, गलती मत करना है इसमें। मनदीप नमस्ते आपको भी, काजू हेलो। सक्षम थैंक यू। ठीक है, क्यों डी क्यों? 49% लोगों ने सी मारा है और 35% लोगों ने डी मारा है, क्यों? हिमानी वर्मा गलती से डी लग गया। आपको पता है कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, उपद्रवी। करते क्या हैं, देखा है आपने, घर में एक ऊंची जगह होती है, बच्चे को वहां पर जाके बिठा देते हैं, समझ गए? तो फिर वो उपद्रव करना बंद कर देता है, गलती करना कम करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसने किया है उसको स्टैब्लिश? संवैधानिक बॉडी है ना, लीगल बॉडी तो नहीं है, तो आपका पार्लियामेंट तो नहीं होगा, आपका पहला गलत है। चलो, एग्जाम हॉल में दो कंफ्यूजन हो सकता है, संवैधानिक बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, मगर सर अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है ना।
चलो मान लो कंफ्यूजन हो गया एग्जाम हॉल में कि संविधान मारे कि प्रेसिडेंट मारे, मगर यहां पर तो दोनों में से कोई नहीं दे रहा है, पार्लियामेंट दे रहा है, तब तो पक्का पहला गलत है कि नहीं। वर्स्ट केस में अगर कंफ्यूजन हो तब भी गलत है कि नहीं है। तो आपका पहला ए चला गया, यहां डी चला गया। जो अपॉइंटमेंट है चीफ का और दूसरे कमिश्नर का प्रेसिडेंट ही करता है, तो आपका दूसरा सही है। और दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर, इनकी संख्या कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। यूपीएससी का जो स्ट्रेंथ है कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति। कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत है? बोलो। बढ़िया, चलो क्या आंसर हो गया जी? तीसरा सही है आपका सी। 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। 2 and 3 जो है वो सही है। आगे आ जाओ। ये सब हो गया। ऑटोनॉमस है, संवैधानिक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबका करता है। हाँ, एक चीफ और 2 इलेक्शन। सेक्रेटरिएट जो है वो नई दिल्ली में बसा हुआ है। जो स्टेट लेवल कमीशन है इट इज हेल्प बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। क्लियर है? ये आपका राज्य में प्रतिनिधि होता है इलेक्शन कमीशन का। मैंने कल पूरा जो हायरार्की है ना वो लिखवाया था, याद है? जो पूरा आपका हायरार्की है मैंने कल इसको लिखवाया था, ठीक है। आगे आ जाओ। कमीशन के जो पावर्स हैं और फंक्शंस हैं इसके बारे में सवाल है। कमीशन विल नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन। और क्या नॉमिनेशन पेपर की जांच भी करता है? क्या ये काम है कमीशन का? जो टेरिटोरियल एरिया है क्या उसको डिटरमाइन करता है थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। 1, 2 में कौन सी बातें सही हैं? ध्यान से सोच के इसका आंसर लगाना, गलत मत करना है इसको। ज्यादातर चांस है कि तुम ए लगाओगे। क्लियर है बात? बच गए। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। यहां पर पहले जो फंक्शन है इसको हम एक बार और दनादन रिवाइज कर लेंगे। कमीशन के फंक्शन जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो इसका जो जवाब है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी देंगे। कमीशन के बारे में सवाल पूछा गया है। यूपीएससी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे। फटाक से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कल हमने पढ़ाई करी थी इलेक्शन कमीशन की और आपको उसकी वीडियोस मेरे प्रोफाइल पर मिल जाएगी। क्लियर बात है? ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आप, दोनों बातें सही हैं। उजाला, सुमन, कस्तूरी, दीपशिखा, शिल्पा, स्नेहा, ऐश्वर्या, अनुपमा, भानु, तान्हा। बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में ही कि जो डेट हैं, शेड्यूल हैं, वो कमीशन ही डिसाइड करता है और जो नामांकन पत्र है उसकी जांच भी करता है। अगर आपने मूवी देखी होगी राजनीति, देखा है? मनोज वाजपेयी की एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी होती है अर्जुन रामपाल की। तो जो मनोज वाजपेयी है ना, इनकी पॉलिटिकल, जैसे कि इनका जो लोग हैं इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है कमीशन
क्योंकि पेपर सही ऑर्डर में नहीं लगाए हुए होते हैं ये, है ना। उसके बाद से जो संग्राम है वो शुरू होता है। अगर नहीं देखे तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है राजनीति। अजय देवगन, मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल, अच्छी मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। प्रकाश झा की मूवी अच्छी होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सही है। दूसरा आपका सही है क्योंकि एरिया जो है ना वो यही डिसाइड करता है कि हाँ ये वाला जो कंस्टिट्यूएंसी है ना वो ये वाला होगा, तो आपका सेकंड जो है वो सही है। डिलिमिटेशन कमीशन जनगणना के बाद जो बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून पास करके, और इसकी जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट में भेजते हैं और उस रिपोर्ट को अमेंड करने का पावर नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाएंगे पूरा। डिलिमिटेशन कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई थी जम्मू कश्मीर को, जो हमने वो लिया ना, राज्य का दर्जा छीन लिया था, उसके बाद हमने उसको यूनियन टेरेटरी बना दिया, और वहाँ पर जो सीटें एलोकेट करी गई थी उसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, सब पढ़ा दें, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ जो चीज़ें हैं कमीशन के बारे में फटाफट लिख डालेंगे आप। करता क्या है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, डिटरमाइंस कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अगर रिगिंग है, रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, तो पोल कैंसिल। बढ़िया, पोल कैंसिल। इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है और रिवाइज भी करता है। रिवाइज क्यों करता है, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनका नाम हटाएगा, जो लोग नए नए नौजवान शामिल हुए हैं वोटर लिस्ट में उनका नाम यहाँ पर डालेगा। ठीक है, बाकी तो पता ही है आपको, पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देता है, नामांकन पत्रों को की जांच करता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का मतलब ये नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जाके जांच कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में जो लोग काम करते हैं ना, नीचे पदाधिकारी, वो लोग जांच करते हैं। ये तो ऊपर में होते हैं पॉलिसी मेकिंग में। समझ गए? हाँ, चलो आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा क्वासी जुडिशियल फंक्शन है? ठीक है, इनमें से कौन कौन सा जो हमारा बॉडी है वो क्वासी जुडिशियल है। पहले समझो ये होता क्या है, मैंने डिस्कस किया है पहले। क्वासी जुडिशियल, आपने कहानी सुनी होगी, एक भेड़िया, एक सियार होता है, वो जा करके नील वाला जो टब होता है ना उसमें गिर जाता है ना। रंगा सियार करके कहानी बचपन में सुनाई जाती है आपको, है ना। तो धोबी का जो होता है ना, जहाँ पर कपड़े रंगाते हैं, उसमें नील पहले घोला जाता था। उजाला समझ रहे हो? उजाला नहीं, और डब्बा डब्बा वो नहीं इस्तेमाल नहीं होता है, जो नेचुरल नील होती है उसका इस्तेमाल होता है। उसमें गिर जाता है सियार और वो रंगा जाता है। तो वो सियार है मगर वो दूसरी प्रजाति की तरह काम करता है, मतलब कि जो नहीं है उसका काम करता है। वही यहां पर है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ जुडिशियरी, जो न्यायपालिका है इसका अंग नहीं है, मगर वो उसका काम करता है। जैसे कि कैट, ठीक है, एनजीटी, सारे ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं इस तरह से। एनसीएलटी, एनसीएल अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, ये दोनों बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। मैंने पढ़ाया है आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो आपका फाइनेंस कमीशन है वो भी, फाइनेंस कमीशन कैसे सर? क्योंकि फाइनेंस कमीशन अवार्ड देता है। अवार्ड कौन सा? भारत रत्न। अवार्ड का मतलब ये है, ये डिसाइड करता है
कि कितना पैसा केंद्र को मिलेगा, कितना पैसा राज्य को मिलेगा। समझ गए? कितना पैसा केंद्र को, कितना पैसा राज्य को। फॉर एग्जाम्पल 42% है ना, कितना है अभी नहीं। 15th फाइनेंस कमीशन ने कितना परसेंट एलोकेट किया है राज्यों को? 41%। बढ़िया। चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य से यूटी बन गया है और लद्दाख है ना, इसीलिए कम कर दिया गया, 15th कमीशन के द्वारा कम कर दिया गया है पहले से। बढ़िया। चलो आज जो सवाल है पर कौन कौन से बॉडी का काम है ऐसा, कैग, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, CIC, NHRC, बताना जल्दी से जरा। मुस्कान झा, राहुल, नीलाक्षी, साक्षी, ऐश्वर्या, राजशेखर, इमराना, कस्तूरी, सुमन, शिल्पा, गणेश, अर्चना, भानु, सतीश, स्नेहा, चंदन, दीपशिखा, अनुपमा, सक्षम, विशांत, अवी, प्रतीक्षा, रिपु, आशा, अमन। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर है? आप सभी के जो सब जवाब हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलो मान लो कि हमको कहीं कहीं कंफ्यूजन होता, तब भी मैं निकाल ले जाता। मैंने कहा फाइनेंस कमीशन ये तो डिसाइड करता ही करता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, मतलब कि ये निर्णय करता है। दूसरा आपका सही है। मैंने बताया था कि जब मर्जिंग का केस होता है, मैंने बताया था ना कि पॉलिटिकल पार्टी अगर मर्ज करेगा, स्प्लिट करेगा, तो डिस्प्यूट कौन सुनाएगा, डिस्प्यूट कौन ठीक करेगा? डिस्प्यूट कौन ठीक करेगा? पिछली क्लास में बताए थे, उठा करके टांग देंगे उल्टा, समझ गए? क्या करेगा? आपका जो मर्जर है और स्प्लिट है, मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी का, उसको सुलझाएगा कौन? इलेक्शन कमीशन। तो डिस्प्यूट सुलझाने का काम कर रहा है। मतलब मेरे आंसर में 2 और 3 तो पक्का होगा। समझ गए बात? मेरे आंसर में 2 और 3 पक्का होगा। तो मेरा आंसर ए तो नहीं होगा, मेरा आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि न यहां पर 2 3 है, न यहां पर 2 3 है। ऑब्वियस सी बात है। 2 3 यहां पर है और 2 3 यहां पर भी है। 1 2 3 4 बी में 1 2 3 4 है और डी में 1 2 3 4 5 है। मतलब यहां पर 5 जो है वो एक्स्ट्रा है। क्या 5वां है क्या? NHRC। NHRC भी क्वासी जुडिशियल बॉडी का काम करता है। क्लियर है? सर टांगने की जरूरत नहीं है, बस फोन से कमेंट करने का मन नहीं करता। अच्छा बढ़िया। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ द एबव आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। बढ़िया। चलिए ये बातें हो गई। अगला सवाल करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। सवाल है, क्या ये टर्म डिराइव किया गया है ब्रिटिश संविधान से? क्या संविधान क्लियरली डिबार करता है MP को और MLA को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक विस्तार पूर्वक प्रोविजन है कि आखिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? अगर आपने जरा सा इस टॉपिक को तैयार किया होगा, आपको इसका आंसर पता होगा। आराम से आप इसको एलिमिनेट करके
आगे यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे पर आपका केवल ये वाला जो है वो सही होगा। कंफ्यूजन। PIL वगैरह यहीं से लिया गया है ना, PIL है, जुडिशियल रिव्यू है ना। फिर एक और है, कई सारी बातें और है, जैसे कि हमारे यहाँ है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, तो उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है। बताना ज़रा इनमें से कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं, ठीक है। सोच के। ये वाले में MCQ ही कर लें क्या, क्या बोलते हो? ये जो सेशन है इसमें MCQ ही कर लें क्या? अगले वाले में पढ़ लेंगे UPSC। ठीक है चलो। समझ गए बात? चलो, तो सुमन, स्नेहा, साक्षी, मुस्कान, राहुल, उजाला, कस्तूरी, ऐश्वर्या, शिल्पा, भानु, बढ़िया। हाँ, इसको कर देते हैं। जो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है वो जो पुराना US का एक लॉ है उससे लिया गया है, ना कि USA से। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो टर्म है वो पहले आया था UK के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक लॉ है उसमें, ठीक है। यहाँ पर करंट गलत था क्योंकि पुराना था, मगर कन्फ्यूजन हो ही ना इसलिए मैंने इसको हटा दिया, US कर दिया। मेरा पहला यहाँ पर गलत है, क्लियर है। दूसरा केवल सही है क्योंकि कई सारे आप पोस्ट देखेंगे, पोस्ट के जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें लिखा हुआ होता है ही मस्ट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी आप उठा लो, चलो उठा दें प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो आपका क्वालिफिकेशन है वहां पर क्या कहता है? क्वालिफिकेशन में ये कहता है कि वो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि 35 साल का उम्र हो जाए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और चौथा कंडीशन ये है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है कि नहीं है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ये कहता है आपका। ये तो प्रेसिडेंट में है। कोई भी आप जाइएगा वाइस प्रेसिडेंट में, वहां पर भी सेम, समझ गए, वहां पर भी सेम, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और प्रेसिडेंट वाले केस में क्या था? प्रेसिडेंट मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए, मगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए। उम्र सेम है, 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। किसी का भी देख लो, PM देख लेते हैं, PM के बारे में क्या कह रहा है? PM खाली नेता होना चाहिए,
और सब जगह चेक है। ठीक है, आपको पता है कि पीएम का जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, पीएम का टर्म फिक्स नहीं है, पता है ना आपको। हाउस जो होता है लोकसभा का वो 5 साल का होता है, हाउस 5 साल का होता है, टर्म फिक्स नहीं है इसका, और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही आपका ऑफिस में रहता है। ठीक है, बढ़िया। चलो आर्टिकल 74, 75 और 78 डील्स विथ पीएम। आगे आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा ये डिफाइन नहीं किया गया है। कौन कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में। और जब भी कोई समस्या आती है तो लॉ पास करके बताया जाता है कि ये जो ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो आपका तीसरा गलत हो गया, केवल 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, केवल दूसरा ही है जो सही आंसर है। बढ़िया, चलिए ये बातें हो गई। अब और क्वेश्चन डालते हैं आपके लिए इसमें। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मिक्स्ड होंगे, टॉपिक कवर करेंगे हम लोग इसके जरिए फटाफट। चलिए, सवाल आपका है नॉर्थ स्टार के बारे में। तो सर बीच में पीएम चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है। बीच में प्रधानमंत्री चेंज हो सकता है, बीच में सीएम चेंज हो सकता है। मान लो कि सरकार हो कोalition की, गठबंधन की सरकार हो, तो बनता तो हमारा बढ़ता कि नहीं बढ़ता है कि 2 साल तुम बन जाओ 3 साल हम बन जाते हैं सीएम, वैसे भी हो सकता है। क्लियर है? तो सवाल आपका है नॉर्थ स्टार के बारे में, क्या ये आसमान में हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है जिससे कि ये जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने में हेल्प करता है? क्या ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है क्या उसमें बसा हुआ है? ये ध्यान से इसका जो जवाब है वो दीजिएगा। उर्सा मेजर में है क्या? ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सही है। क्या कह रहे हैं? और प्रेसिडेंट चेंज हो सकता है जब उसका महाभियोग हो जाए, जब उसको इम्पीच कर दिया जाए। जब उसको इम्पीच कर दिया जाए तो प्रेसिडेंट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ स्टार के बारे में सवाल है, फटाक से जल्दी से बताएंगे आप। पुराने समय में जो लोग थे वो तारों के जरिए, तार मतलब वायर नहीं, स्टार, उसके जरिए अपना जो पाथ है, डायरेक्शन है, वो वहाँ पर ये करते थे, पता करते थे। ठीक है, जो नॉर्थ स्टार है इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, लिखिएगा। हाँ, एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है ना, उससे ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है उससे। तो जो नॉर्थ स्टार है करता क्या है? नॉर्थ स्टार जो है, यहाँ पर सी है, ए नहीं है। इट डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विथ हेल्प ऑफ स्टार। ये हमेशा नॉर्थ जो दिशा है वो दिखाता है, और इसी को हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। नॉर्थ को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कहते हैं इसको। कहाँ पर मिलता है? जो उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, यहाँ पर मेजर लिख दिया था मैंने, उर्सा माइनर है। उर्सा माइनर होगा तो सही हो जाएगा, आपका उर्सा मेजर में नहीं होता। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्थ स्टार। हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्थ स्टार।
क्लियर है। उर्सा मेजर है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन। क्या होता है कॉन्स्टिलेशन का मतलब ये होता है कि उसमें अलग अलग तारा का एक जो आकार है वो बनता है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ए ही सही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो उर्सा माइनर है, उर्सा मेजर नहीं है। कोई बात नहीं, वो हमने नहीं देखा था। एज पर द इंडियन कंटेक्स्ट, जो इंक्रीज है जीडीपी में, इसका क्या मतलब होता है। अगर अपने देश का जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका क्या मतलब है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, नन ऑफ द एबव। 1 2 3 4 में कौन सा आपका सही है, ध्यान से बताइएगा। यहाँ पर मुझे मेन बातें बतानी है, जो अंतर है डेवलपमेंट और ग्रोथ में उसके बारे में। एक बात और बताओ, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़े तो इसका क्या मतलब होता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, उस पर सवाल पूछता रहता है। सोच के जवाब देना है इसका। चलिए, अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो इसको आप एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? कोई जरूरी है क्या? नहीं। हो सकता है कि जीडीपी में ग्रोथ हुआ हो सर्विस सेक्टर के बढ़ने से या मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से। हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन किया हो, तो आपका सी तो हो नहीं सकता। उसमें उत्पादकता बढ़े ही बढ़े कोई जरूरी थोड़े है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो स्किल ह्यूमन है, वो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, आपके पास इंजीनियरिंग के स्किल हो, आप डॉक्टर हो, अच्छे लॉयर हो, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। आपको कुछ बनाना अच्छा आता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ के बात। जीडीपी के बढ़ने से ये कोई जरूरी नहीं है। आपका बी जो है वो गलत है। हाँ, अगर मैं लिखता यहां पर कि कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा हो, ये भी गलत है, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बढ़ा हो, मगर बढ़ेगा ही ये कोई जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ ये पक्का है। जीडीपी में ग्रोथ को ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अगर मैं कहता डेवलपमेंट तो वो कोई जरूरी नहीं है। जीडीपी के बढ़ने से ग्रोथ होगा ये जरूरी है, मगर डेवलपमेंट होगा ये जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? पूरा समाज विकसित हो रहा है। ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और इकोनॉमी में सब ग्रो हो कोई जरूरी नहीं है। अगर खाली अंबानी जी अकेले ग्रो करेंगे तभी हम उनको इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे, मगर उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। क्या करना समझ गए? अगर कोई एक व्यक्ति ग्रो कर रहा है जीडीपी में विकास के कारण, तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। वहीं पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा सबको मिले, मतलब जो किसान है उसका भी आमदनी बढ़े, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये होगा कब? जब आपका ग्रोथ इक्विटेबल होगा। कब होगा? जब ग्रोथ इक्विटेबल होगा। इक्विटेबल का मतलब ये होता है कि असमानता नहीं है, सभी को फल मिला है इकोनॉमी में ग्रोथ का। समझ गए बात? चलो, क्या आंसर है आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मुल्चिंग एक मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का। इनमें से कौन सा लाइन डिफाइन करता है मुल्चिंग को? ध्यान से लाइन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए।
मल्चिंग को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है फोटो दिखा करके, क्या है ना। ठीक है, बहुत अच्छे। अक्षय रॉय, थैंक यू। एक क्लास और करनी है क्या 4 बजे से, या आराम करना है? नहीं, 6:30 से नहीं, लगातार क्लास होगी फिर। ठीक है, एक और एमसीक्यू क्यों ही क्लास करनी है? अरे तो पॉलिटी कौन पढ़ेगा फिर? ठीक है, ये हो गया। तो ध्यान सुनना, ये जो आपके तरीके बताए गए हैं ABCD में, वो सॉइल कंजर्वेशन का ही तरीका है। क्या है ये तरीका? सॉइल कंजर्वेशन का ही है। मुल्चिंग में करते क्या है हम लोग, जो क्यारी के बीच की जमीन है, मान लो कि एक क्यारी ये वाली है, यहाँ पर मैंने जो फसल है वो लगा दिया। एक क्यारी मेरी ये है, यहाँ पर फसल है वो लगा दिया। ये पौधे हैं, जो लाइन है ना, ये पौधे हैं। बीच का जो एरिया है इसको हमने ढक दिया, इसको हमने घास फूस से ढक दिया। तो क्या होता है, ये जो मिट्टी है वो सुरक्षित हो जाती है, मिट्टी का अपरदन नहीं होता। तो जो बेयर ग्राउंड है, जो खाली ज़मीन है पौधे के बीच में, उसको ऑर्गेनिक मैटर से ढक दिया जाता है। डी आपका जो है वो सही आंसर है। लिखो अब इसको। कई सारे मेथड होते हैं सॉइल कंजर्वेशन के। क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मेथड्स ऑफ, ये क्लास 7 का जो NCERT है ना, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, और क्लास 7 के NCERT से सवाल UPSC में आते हैं। पेपर देखिएगा, आपको इसी पे सवाल आपको मिल जाएगा। मॉइस्चर बना रहता है, सही बात है, ठीक है। मल्चिंग हो गया एक। दूसरा क्या है? कंटूर बैरियर। कंटूर, CON, कंटूर बैरियर। मान लो कि ये खेत है, इधर से हवा आती है, मैंने क्या किया, यहां पर मैंने पेड़ लगा दिए ढेर सारे, ठीक है। अब जो हवा आएगा वो पहले पौधे से टकराएगा और हवा धीमी हो जाएगी, है कि नहीं? हवा ये धीमी हो जाएगी और फिर जो सॉइल है वो ज़्यादा नहीं उड़ेगा। समझ गए? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अच्छा, यहीं पे अगर ये कोस्टल एरिया में लगा दें तो, अगर हम कोस्टल एरिया में लगा देंगे तो इसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। ठीक है। बढ़िया। कंटूर बैरियर में एक तो ये काम हो जाता है, दूसरा काम, मान लो कि यहां से पानी आता है लुढ़क करके, तो यहां पर हम गड्ढा बना देंगे। क्या करेंगे? गड्ढा बना देंगे, पानी जाकर के गड्ढे में गिर जाएगा और जो शीट इरोजन होता है उसको रोक देगा। पता है शीट इरोजन क्या होता है? अगर सतह एकदम समतल है, अगर सतह एकदम समतल है, यहां से पानी की बूंदें गिरी है,
नीचे की ओर आएंगी और पूरा शीट की तरह, मतलब पूरा पैर, जैसे कि इसके प्लेन में आपका जो धारा है वो बहेगा, एक लाइन में नहीं कि यहां से बह करके निकल गया, ऐसा करके पूरा ऐसे करके बहेगा, समझ गए? उसको बोलते हैं शीट इरोजन। मिट्टी पूरा बहा करके धो के ले जाता है, ठीक है। और क्या है, एक होता है रॉक डैम, किसने बताया था? अभी साक्षी ने बताया, बहुत अच्छे, रॉक डैम। और क्या बताया आपने? टेरेस फार्मिंग, वो भी सही है। टेरेस फार्मिंग बताया, हाँ साक्षी नहीं। और क्या बताया है आपने? प्लस में पढ़ा रहे हो ये टॉपिक सर? प्लस में करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं। हाँ, जो वो कोर्स है ना करंट अफेयर का, ये वाला, इसमें आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, सब पढ़ाते हैं। क्योंकि इकोनॉमी तो पूरा का पूरा करंट ही है एक तरह से, बेसिक को छोड़ करके। आपका जो पूरा आईआर है वो करंट है, इंडिया रशिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएसए रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, सारा आपका करंट है तो ये पढ़ाते हैं। पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं इसके, वो पढ़ाते हैं करंट के सारे, उसका नोट्स यहाँ पर बनवाते हैं, ठीक है। तो आपका ये होगा टेरेस फार्मिंग, रॉक डैम, कंटूर बैरियर, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लॉटिंग और शेल्टर बेल्ट। इंटरक्रॉपिंग और यहाँ पर हो गया इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, बढ़िया। चलो आगे जो सवाल है वो करो। अफ्रीकन यूनियन पर सवाल आपको किया गया है, क्या अफ्रीका महादेश का सभी मेंबर यूनियन सदस्य है? क्या अफ्रीका महादेश का सभी मेंबर सदस्य है यूनियन का? बताना जरा 1, 2 में कौन सा आपका सही है? मेडागास्कर क्या मेंबर कंट्री है अफ्रीकन यूनियन का? क्या मेडागास्कर मेंबर कंट्री है इसका? अफ्रीका में कितने, 55 नहीं है क्या? हम्म, 54 कंट्री हैं, प्लस 2 जो हैं, 2 जो हैं दूसरे हैं, ठीक है। और आपका जो अफ्रीकन यूनियन है, नंबर ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीकन यूनियन 55। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्री हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो मेंबर्स हैं, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन की वेबसाइट के हिसाब से अफ्रीकन यूनियन इज मेड अप ऑफ 55 मेंबर विच रिप्रेजेंट ऑल द कंट्रीज ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इसी के हिसाब से आपका जो पहला लाइन है वो सही है। आपका जो अभी आवाज़ सुनाई दी मैंने क्या बोला? वीडियो पॉज हो गया था क्या? चले कहाँ जाते हैं? अच्छा, मैं कह रहा था कि जो अफ्रीकन यूनियन है इसकी वेबसाइट के हिसाब से 55 देश जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन का मेंबर हैं और ये सारे जो मेंबर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, उसके सारे मेंबर इसके आते हैं, ठीक है। आप तो इसलिए मेरा यहाँ पर पहला है जो सही है, इसी की वेबसाइट के हिसाब से आपका पहला लाइन जो है वो सही है। दूसरा ये भी सही है, मेडागास्कर जो है वो मेंबर कंट्री है अफ्रीकन यूनियन का, तो आपका दूसरा यहाँ पर है जो सही है। तो करें क्या, आप फटाक से एक जल्दी से नोट्स ले लीजिए, जो नोट्स है इसका लिख लीजिए। अफ्रीकन यूनियन 55 सदस्य हैं इसके, ठीक है।
बढ़िया। और क्या है इसमें? केवल अफ्रीकन कंट्री ही इसका मेंबर बन सकता है। ओनली अफ्रीकन कंट्री कैन बिकम इट्स मेंबर। बढ़िया। और क्या है? मेडागास्कर इसका मेंबर है तो बता ही दिया मैंने। हाँ, इसका जो 33rd असेंबली है कहाँ पर हुआ था? आदिस अबाबा में। आपने जब अलादीन की मूवी देखी होगी तो उसमें इसका नाम आता है, आदिस अबाबा का। ठीक है। और क्या है? 2020 का थीम क्या है? 2020 की थीम क्या है? साइलेंसिंग द गन। साइलेंसिंग द गन्स। क्यों? क्योंकि कई सारे जो कंट्री हैं अफ्रीका में वो वायलेंस से ग्रसित हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस से ग्रसित हैं, जिसके कारण से उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जा रहा है। तो आपने ये 4 पॉइंट लिखे अफ्रीकन यूनियन के बारे में। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मेंबर हैं इनमें से कौन से ग्रुप या समिट के? भारत और ऑस्ट्रेलिया इनमें दोनों में से कौन से ग्रुप का मेंबर है? ध्यान से इसको बताइएगा। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आप आराम से यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पिछला वाला लीडर बोर्ड हो गया। अभी का जो पोल है वो ये लो। लास्ट वाले टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है। मनीषा, आपने लिखा नहीं नोट्स? हाँ अनुपमा, अभी इसके बाद एक और क्लास है। अभी इसके बाद तुरंत ये क्लास ख़त्म होने के बाद एक क्लास और है। इसके बाद तुरंत आपको जो लिंक है मिल जाएगा। अगर ना मिले तो जो प्लेटफॉर्म है, मतलब प्रोफाइल है, उस पर चले जाना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर क्वाड में 4 देश आते हैं। क्वाड में 4 देश आते हैं। इसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या नाम है इसका? क्वाड का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें यूएसए है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? G20 में तो ये तो आएंगे ही आएंगे। G20 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों है। ठीक है, और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये मैंने पढ़ाया था प्लस वालों को, याद होगा सुमन, याद है? इसको मैंने कल ही बताया था, क्योंकि मैंने कहा ना अभी कि इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हम बताते हैं। हाँ, मैगजीन में भी है ये वाला, PT 365 वाले में है ना। हाँ, तो ये जो है आपको मैंने पढ़ा दिया है। इसमें भी आपके जो कंट्रीज़ हैं वो आते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि इंडियन ओशियन से छूता हुआ जो भी कंट्री है वो सारा आपका इसमें आएगा। और ईस्ट एशिया समिट,
ईस्ट एशिया समिट, इसमें भी आपका जो है वो आएगा। कौन कौन लोग होते हैं? 10 तो हो गए आसियान के 10 कंट्री हो गए, बढ़िया। इसके अलावा जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, और यहाँ पर चाइना और जापान भी आता है। चाइना भी है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इस समिट में। चाइना भी है, जापान भी है, और दूसरी कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, न्यूजीलैंड, कोरिया है, रशिया भी यहाँ पर आता है, ठीक है, और यूएसए, दोनों भाई यहाँ पर हैं। यूएसए भी है और रशिया भी है। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो क्वाड, G20, IORA और ईस्ट एशिया समिट, ये सारे जो हैं वो आपके आते हैं, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मेंबर माना जाता है। डी ऑल ऑफ द एबव जो है वो सही है। क्लियर है? हाँ, बढ़िया। चलो अगला जो सवाल है वो है प्रोग्राम का, इनिशिएटिव का और जो मंत्रालय है उसका। ई शक्ति, उद्यम शक्ति पोर्टल और प्रधानमंत्री जीवन योजना। मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। करना क्या है, आपको जो छोटे छोटे इनिशिएटिव होते हैं, ये सब इनिशिएटिव आपके प्रीलिम्स के लिए तो आपके हेल्पफुल होते ही हैं, मेंस में आप इनको फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको आप कंटेंट में लिख सकते हैं कि हमने इनके लिए, जो महिलाओं के लिए जो उद्यम सखी पोर्टल है ये बनाया है कि नहीं। अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इन सभी को एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही जो आपका जीवन स्कीम है वो किसके लिए है? जीवन जो है वो आपका यहाँ पर वातावरण वगैरह है ना, उसके लिए यह स्कीम है, प्रधानमंत्री जैव ईंधन वाला। तो इन सब के बारे में बताएंगे आप, तो आपका जो कंटेंट है वो और इम्प्रूव होगा और ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको सब मैंने बता दिया है। करते क्या है, अगली क्लास में मिलते हैं और इसको हम कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। हाँ, अरे जीवन तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, वातावरण अनुकूल जैव ईंधन, समझ गए। इसको करते हैं अभी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।